Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 1, that is Principle of Management, and in that we have completed 3 parts. So in part 1 we have discussed about introduction, meaning and definition of Principle of Management, and then in part 2 we have discussed about nature of Principle of Management, and last that is in part 3 we have discussed about 14 principles of Henry Fayol, right? And in our today's video we are going to discuss about very important question, that is Taylor's scientific principles, right? So let's begin with the introduction of the person who come up with the scientific management theory, that is Frederick Winslow Taylor's. Okay, he come up with the scientific management theory, and he born in the year 1856 and died in the year 1915. All right. चलो, सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आपका जो कंसेप्ट है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले, वो 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बार बार ये चीज़ रिपीट होगी. सो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, एंड देन उसके बाद में जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको समझेंगे. ओके, चलो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं. दैट अब मान लो कि आप एक कंपनी चला रहे हो, दैट इज़ कंपनी ए. ओके, ये आपका कंपनी है. यहाँ पे शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, शर्ट्स बनती है. ओके, शर्ट्स बनती है, राइट. चलो, यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको टारगेट देना है आपके वर्कर्स को कि वो लोग एक दिन में कितना शर्ट्स बनाएंगे. अभी ये चीज़ आपको मालूम नहीं है. अगर आपने इनको डायरेक्टली से एग्जांपल 100 शर्ट्स का टारगेट दे दिया कि एक दिन में आपको इतना बनाना है, तो जो वर्कर्स होंगे मे बी उनके लिए पॉसिबल ना हो. तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक वर्कर पर डे कितने शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू विल कम टू नो कि एक सिंगल वर्कर एक दिन में कितने शर्ट्स बना सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक दिन में कितने बना पाएगा. ओके, तो इसके लिए आपने 3 वर्कर्स को सेलेक्ट किया. हम लोग बोलते हैं वर्कर 1, और एक है वर्कर 2 एंड वर्कर 3. सिंपल. चलो, आपने इन तीनों को सेम मशीन दिया, और इन तीनों को आपने बोला कि आप लोगों को 8 हार्स तक के कंटिन्यूसली काम करना है. तीनों वर्कर्स को आपने 8 हार्स का टाइम दिया है कि 8 हार्स में आपको शर्ट मैन्युफैक्चर करना है, और आप ये देखोगे कि कौन सा वर्कर कितना बनाएगा. 8 घंटा काम करने के बाद में आफ्टर 8 आवर्स जो वर्कर 1 है, इसने जो शर्ट बनाया दैट इज़ 20 शर्ट्स. ओके, एंड वर्कर 2 जो है इसने बनाया 15 शर्ट्स. राइट, एंड वर्कर 3 जो है इसने बनाया मान लो 12 शर्ट्स. राइट, तो इतनी शर्ट्स इन लोगों ने बनाया. अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वर्कर 1 जो था सबसे ज़्यादा इसने बनाया, दैट इज़ 20. वर्कर 2 जो है आपका, उसने 15 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किया, एंड वर्कर 3 जो है आपका, दैट इज़ इसने 12 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किया. इसका मतलब ये कि वर्कर 1 जो है ये बहुत फास्ट है. सो अगर ये फास्ट है तो क्या पॉसिबल है कि सारे वर्कर्स इतना फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. वर्कर 3 जो है इसने 12 बनाया, मतलब ये वर्कर जो है बहुत स्लो है. ओके, ये बहुत फास्ट है. ओके, और ये बहुत स्लो है, और ये मीडियम स्पीड में. मतलब अब अगर आपको अपने वर्कर्स को टारगेट देना है तो आप 20 दे नहीं सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्कर्स फास्ट हो. आप 12 भी नहीं दोगे, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि सारे वर्कर्स स्लो होंगे. आप ये दोगे 15, क्योंकि एक एवरेज है. ओके, और आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको ये समझ में आ गया कि ऑन एन एवरेज एक वर्कर कम से कम 15 शर्ट्स बना सकता है, इतना पॉसिबल है. ओके, यहाँ पे आपने बिना कुछ सोचे समझे अगर 100 दे दिया तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं बना सकता एक दिन में. ओके, क्योंकि तीनों वर्कर मिलकर भी 100 नहीं बना पा रहे, तो वो तो इम्पॉसिबल है. तो इसको तो आप छोड़ दो. लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक टारगेट जो है वो आपको समझ में आया कि ऑन एन एवरेज एक वर्कर 15 शर्ट्स बना सकता है. तो अभी आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, कितना आ गया स्टैंडर्ड आउटपुट?
ये आ गया 15, मतलब ऑन एन एवरेज एक वर्कर 15 शर्ट्स बना सकता है। क्लियर। सो इस तरीके से आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप एक वर्कर को कितना टारगेट दे सकते हो, राइट। तो ये एग्जांपल है आपका। अभी जब भी आप अपना बिजनेस रन करोगे और कोई भी वर्कर आएगा तो उसको आप ऑन एन एवरेज एक 15 का टारगेट दे सकते हो, बिकॉज ये पॉसिबल है, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, अभी जो हम लोग आपकी बुक में दिया हुआ है वो जब रीड करेंगे उसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। क्लियर। चलो सबसे पहला तो हम लोग टेलर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, एंड देन इसके बाद में इनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हम पढ़ेंगे। चलो सबसे पहला दिया टेलर। ही बॉर्न इन द ईयर 1856 एंड डाइड इन द ईयर 1915। वॉज एन अमेरिकन, ये एक अमेरिकन थे, हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन द मिडवल स्टील वर्क्स, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress reached to the position of the chief engineer। इनके हार्ड वर्क की वजह से, अच्छा फिलाडेल्फिया ये नेम ऑफ द प्लेस है, ओके। कौन सी कंपनी में इन्होंने काम किया था? मिडवेल स्टील वर्क्स। कैसे स्टार्ट किया था अपने काम को? एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। क्लियर। चलो बट धीरे धीरे इनके हार्ड वर्क की वजह से तो ये कौन सी पोजीशन पे पहुंच गए? ये बन गए थे चीफ इंजीनियर। क्लियर। सो ही इंट्रोड्यूस हीज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डेटा। तो इन्होंने बोला कि जितने भी एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू होना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो ये आपने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया कि एक वर्कर 8 आवर्स में कितने शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, वो एक्सपेरिमेंट को आपने ऑब्जर्व किया, तब जाकर आप एक बेसिक चीज़ पे आ गए कि एक पर्सन को आप 15 शर्ट्स का टारगेट दे सकते हो, ओके। तो उसी तरीके से इसने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए। टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट इज़ टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो टेलर्स ने मैनेजमेंट बनाया उसको हमने क्या बोला? साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? एक सिस्टमेटिक स्टडी के थ्रू होता है। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी किया, 3 वर्कर्स को काम दिया, तीनों को इक्वल टाइम दिया, तीनों को इक्वल मशीन दिया, और तीनों को बोला कि आपको ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, ओके। तो आपने एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ों को परफॉर्म किया, ओके। और जहाँ पे सिस्टमेटिक वे आता है समझ जाने का, वो साइंस है, ओके। बिकॉज साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली ही होते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्रूआउट्स ही नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, इन्होंने इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए, तो इस वजह से टेलर्स को क्या बोला जाता है? ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। चलो, टेलर्स मैनेजमेंट थियरी इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो इनका जो थियरी है वो किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर इनका मैनेजमेंट बेस्ड है। ऑलराइट। दिस थियरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। एप्लीकेशन मतलब साइंटिफिकली चीज़ों को अप्लाई करना, अप्रोच टू डिसीजंस मेकिंग एंड सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम। डिसीजन मेकिंग, सी आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना था कि आपको एक आपके वर्कर को टारगेट देना था, ये डिसीजन आपको लेना है, तो आप कितना टारगेट दोगे कैसे मालूम पड़ेगा? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में यू विल जस्ट कम टू नो अबाउट 1 पर्सन ऑन एन एवरेज कैन मैन्युफैक्चर 15 शर्ट्स। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, राइट। तभी आपने डिसीजन लिया, और जो प्रॉब्लम थी, जो आप कंफ्यूज थे, उसका आपको सोल्यूशन मिला, राइट। चलो आगे। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक टेक्निक्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको किस तरीके से सॉल्व करना होगा? साइंटिफिकली यू हैव टू सॉल्व, रेदर देन द रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। रूल ऑफ थंब मतलब एक पर्सन है, आई एम द बॉस। अब मैं अगर एक बिज़नेस का बॉस हूँ, मालिक हूँ, तो जो मैं बोलूँगा वो चलेगा, भले से मैं गलत भी अगर बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर बोल दूँगा नहीं,
एवरेज इतना है, लेकिन मुझको चाहिए कि कुछ भी हो जाए एक पर्सन कम से कम 25 शर्ट्स बनाना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ थंब। मैंने बोल दिया तो आपको वो करना होगा, ओके। और ना के ट्रायल एंड एरर, मतलब हमने ट्राई किया और हम लोग फेल हो गए, फिर ट्राई किया फिर फेल हो गए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम ख़राब होगा, ओके, हमारा जो रिसोर्सेज है वो ख़राब होगा। तो ट्रेलर्स यही बोलते हैं कि हमको ट्रायल एंड एरर नहीं करना चाहिए। साइंटिफिकली एक चीज़ को जो साइंटिफिकली एक चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है, वी शुड फॉलो, वी शुड गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? चलो, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू। एज अ मैनेजर आप क्या चाहते हो कि आपके जो मैन है, जो वर्कर्स है, वो करे टू डू एग्जैक्टली, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन दी बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। और ये चीज़ को ऑब्जर्व करना कि जो भी टास्क वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो एक बेस्ट तरीके से करे और चीपेस्ट, मतलब ज़्यादा हमको उसमें नुकसान ना हो। क्लियर? ये है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। चलो, अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। सो यहाँ पे आपको टोटल 6 साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हुए हैं। पहला आपको दिया हुआ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब क्या, कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको सिस्टमेटिकली फॉलो करना होगा। रूल ऑफ थंब, आई एम द बॉस, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हार्मनी, आराम सुकून होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, ना के झगड़ा लड़ाई फाइट्स, ये सारी चीज़ें कंपनी के अंदर नहीं होगी। ये नहीं होगा तो सिंपल सी बात है। सी अगेन, यहाँ पे हम लोग जितनी भी चीज़ें, जितने भी आपको मैनेजमेंट दिख रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्यों है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ओके। साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली चीज़ों को फॉलो करो, क्यों करो, सो दैट आपको अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आप साइंटिफिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करो, साइंटिफिकली चीज़ों को फॉलो करो, नॉट रूल ऑफ थंब। तो अगर रूल ऑफ थंब होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। हार्मनी, एक बिजनेस में सुकून होगा, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलेगा, तभी जाके ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ओके। फिर आता है मेंटल रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है उनको मेंटली पीस होना चाहिए, राइट। फिर आएगा फोर्थ पे हमको कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना, एक अकेला इंडिविजुअलिज्म मतलब खाली एक ही को फेवरेटिज्म नहीं करना। पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो एक ग्रुपिज्म होना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वर्क होगा दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इक्वली। सारे लोग मिलजुल कर टीम वर्क के थ्रू काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव टारगेट एम अचीव होगा। फिर आता है 6 पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, एम्प्लॉयर का एंड एम्प्लॉय का, ओके। एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, फॉर ग्रेट एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। आगे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होगा, ओके। तो ये तो शॉर्टकट में मैंने आपको बताया। अभी हम लोग जाते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला है आपका दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चलो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी का वर्ड होता है मतलब कुछ इंक्रीज़ होना। अब इंक्रीज़ होना मतलब कि मैं बोलूँगा फर्स्ट मंथ में मैंने बिज़नेस किया, फर्स्ट मंथ में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड मंथ में मैंने बिज़नेस किया, मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। फोर्थ मंथ में मैंने काम किया, थर्ड मंथ में काम किया, मुझे 15 लाख का 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं बोलूँगा एफिशिएंसी इन प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ओके। तो उसी तरीके से एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ आपको याद रखना है कि किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज़ होना, ओके। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसको हटाना चाहिए विद दी मेथड्स डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। जो साइंटिफिकली जो चीज़ प्रूव्ड हुई है उसको फॉलो करना, ना कि रूल ऑफ थंब को फॉलो करना। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। मैनेजर का पर्सनल जजमेंट होगा कि ये चीज़ इस तरीके से करोगे तो ही सही है, मतलब जो उसने बोल दिया आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब वो पता है हमको कि वो सामने वाला जो मैनेजर है वो गलत बोल रहा है, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो, ओके, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर ऐसे
अगर रूल ऑफ थंब चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा. वेरी सिंपल. टेलर इंसिस्टेड upon scientific method for every small work. So Taylor he said that whatever you are doing in your organization, that all the things, small things, बड़ी बड़ी चीज़ हो या फिर small चीज़ें हो, you have to follow all the things scientifically. Scientific method आपको यूज़ करना होगा during the management of your organization. क्लियर. ये था आपका फर्स्ट. कंटिन्यू करते हैं इसी को. दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द सेलेक्टिंग द बेस्ट वे of performing a job after scientific analysis of that job and not trial and error method. मतलब जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो वो टास्क आप साइंटिफिकली मेथड जो है उसको देखते हुए फॉलो करो, ना कि ट्रायल एंड एरर. मतलब ऐसा नहीं कि आप कोशिश कर रहे हो और आप उसमें फेल हो जा रहे हो, फिर से आप कोशिश कर रहे हो, फिर से आप फेल हो जा रहे हो. आप ट्राई कर रहे हो, ट्रायल मतलब ट्राई कर रहे हो, एरर मतलब आप फेल हो जा रहे हो. ओके तो इस तरीके से ना करते हुए अगर आप साइंटिफिकली सिस्टम को, मेथड को फॉलो करोगे तो आपको ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. फर्स्ट टाइम में आपका काम 100% करेक्ट हो जाएगा. ओके. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइन द मैनेजर. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम मतलब हमने आप एग्जांपल में लिया था 8 आवर्स, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था. 8 आवर्स हमने टाइम लिया था. स्टैंडर्ड आउटपुट 8 आवर्स में एक पर्सन कितना बना सकता है, ऑन एन एवरेज 15 शर्ट्स. ओके तो देखो वही चीज़ यहाँ पे साइंटिफिकली प्रूव हुई थी जो हमने किया था. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर. तो मैनेजर को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 8 आवर्स में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन कितना बना सकता है, 15 बना सकता है शर्ट्स. ओके सो दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. तो आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, जो आपने सोचा होगा कि हाँ इतना बनना चाहिए, तो यही इतना ही बन सकता है. राइट. तो ये कैसे मालूम पड़ा हमको? ये हमको मालूम पड़ा साइंटिफिक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वी जस्ट कम टू नो अबाउट इन 8 आवर्स अ पर्सन कैन मैन्युफैक्चर 15 शर्ट्स. चलो अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, छोटा मोटा प्रोडक्शन एक्टिविटी भी हो रहा है अगर, तो लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड. छोटा सा काम, खाली गाड़ी के अंदर आप कोई चीज़ को लोड भी कर रहे हो तो दैट थिंग शुड बी अ साइंटिफिकली प्लान्ड. आप उसको प्लान करके करोगे तो वो आराम से हो जाएगा. क्लियर. तो ये था आपका पहला वाला आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि साइंस को फॉलो करो, सिस्टमेटिकली चीज़ों को फॉलो करो, ना कि रूल ऑफ थंब. मतलब एक पर्सन का पर्सनल जजमेंट है, भले से वो गलत है या सही है वो जाने दो, लेकिन उसने जो बोल दिया वो 100% करेक्ट है. इस तरीके से अगर बिजनेस में कोई भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी करेगा, तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो गोल होगा, वो अचीव नहीं होगा. और अगर साइंटिफिकली आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. सिंपल. तो आप लिख सकते हो इसको आराम से. चलो सेकेंड देखते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, जो हमारे वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो, और जो हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट है, वो लोग मिलजुल कर आराम से सुकून से काम करे. ये प्रिंसिपल में हमको सीखने मिलेगा. दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम. मतलब अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, ओके, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो प्रॉब्लम्स होने वाली है, जो आर्ग्यूमेंट होगा, वो मिनिमाइज होगा, मतलब कम होगा. ओके. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में, सो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, बिकॉज आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, फाइट्स नहीं होगी, तो सारी चीज़ें स्मूथली चलेगी फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल, दैट इज़ सक्सेस. अगर बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए तो उसके जो एम्प्लॉयज़ है और जो मैनेजमेंट है, वो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. क्लियर. चलो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. तो एक एम्प्लॉय को बिजनेस, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके एम्प्लॉय के बारे में सोचना चाहिए. ओके. मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मतलब किस तरीके से वो एम्प्लॉय आगे बढ़े. डन. चलो अब आता है थर्ड हमारा मेंटल रिवैल्यूएशन.
Taylor introduced the concept of mental revaluation. This principle focuses on change in the attitude of employees and management towards each other. मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए दिल के अंदर बुरी चीज़ें रखना, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली, ओके, तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉय के बीच में सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए हमेशा। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके, और साथ में जो मैनेजमेंट है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे साथ में होकर, तभी बिजनेस को क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, उनका बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो अचीव होगा। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। तो अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। वेरी सिंपल, ओके। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि वो एग्जांपल की हेल्प से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ओके, कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। अगेन सेम चीज़, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। इंटरनल कॉम्पिटिशन मतलब एक दूसरे को से आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना, ओके, वो बदल के क्या हो जाएगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा बिजनेस का, अगर प्रॉपर कोऑपरेशन होगा तो। मैनेजमेंट should always consider the suggestions given by the employees in decision making process. So whenever business organization taking the decisions, so जो भी सजेशन देगा एक एम्प्लॉय, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। चलो आगे देखते हैं। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मतलब मेन पार्ट बिजनेस का मानना चाहिए, ओके, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। At the same time, employees should resist themselves from going on strikes. मतलब अगर बिजनेस मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बारे में सोच रहा है तो एम्प्लॉय को भी बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो सोचेगा मतलब उसको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो ज़रूरी नहीं है वो डिमांड करना, बार बार स्ट्राइक पे चले जाना, ये सारी चीज़ें कि एम्प्लॉय को अवॉइड करना चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टू पिलर्स मतलब जिसका बेस्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस मिलेगा तो किसकी वजह से मिलेगा, उसके मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से मिलेगा, राइट। तो दोनों ही बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देखते हैं, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So proper division of work should always be accompanied with divisions of responsibilities between the managers and employees. So manager and employees के बीच में प्रॉपर तरीके से वर्क को डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब हर एक एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए कि उसका टास्क क्या है, हर एक मैनेजर को ये मालूम होना चाहिए कि उसका टास्क क्या है। मेजर प्लानिंग इज़ डन बाय द टॉप मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, वेयर एज एम्प्लॉयज़ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। तो जो मेन प्लानिंग होगा वो कौन बनाएगा, प्लानिंग कौन, किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना वो किसका काम है, बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ है उनका काम है। क्लियर। तो इस तरीके से सबको अपना अपना काम मालूम होना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं इसी पॉइंट को। द रिपोर्टिंग इज़ डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर्स। रिपोर्टिंग मतलब अगर एक एम्प्लॉय को बोला है कि यू ऑल हैव टू कम एट मॉर्निंग 8 AM, तो उसने सुपीरियर ने अगर बोल दिया तो वो टाइम पे सारे एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़। तो मैनेजर्स को हमेशा हेल्प करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए टू दर एम्प्लॉय, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, ओके। तो मैनेजर शुड गिव द गाइडेंस, शुड हेल्प द मैनेजर, शुड हेल्प द एम्प्लॉय, शुड इंकरेज द एम्प्लॉयज़, ऑलराइट। इट हेल्प्स द फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़। अगर मैनेजर प्रॉपर तरीके से उसके एम्प्लॉयज़ को गाइड करेगा, इनकरेज करेगा, हेल्प करेगा, तो एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम करेंगे, तो दोनों का ही बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा और दोनों ही आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एम, गोल जो होगा वो भी अचीव होगा।
क्लियर। चलो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। चलो, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंड। जितना अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देगा ओके उतना ही ज़्यादा उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिपेंड होता है किसके ऊपर, उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। 10 प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए उसके एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय का हमेशा डेवलपमेंट करने की सोचना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम चलाना चाहिए टू द एम्प्लॉयज़ वेन एवर रिक्वायर्ड इज़ वेरी एसेंशियल। तो एम्प्लॉय अगर इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर तरीके से चांस मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े। क्लियर। तो ये था आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको घुमा फिरा के सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि सारे एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव नहीं होगा। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।